Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं CAPF 2024 एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है और आज इस वीडियो के अंदर मैं कम्प्लीटली आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और लास्ट में बाकी जो छोटे मोटे आपके डाउट्स होते हैं जो हर साल एस्पिरेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना कम्प्लीटली और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख को रिलीज़ किया गया यानी कि 24 अप्रैल 2024। ठीक है, ये पहली इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, लास्ट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लास्ट डेट कब है एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की। तो ये आप याद रखो, ये है अपनी 14 मई। तो जितनी जल्दी फिल करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। 14 मई 2024 ये हमारी लास्ट डेट है जिस दिन हमारा एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा। 14 मई शाम को 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे तक, 6 PM। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भर देना है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि जब फॉर्म निकलता है उसके 3-4 दिन के अंदर या 3-4 दिन बाद आप जो है फॉर्म को आराम से भर दें ताकि कोई गलती भी ना हो और आपको एक आइडिया जो है वो भी लग जाए। अब उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन है जो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके लिए है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे कैसे? सबसे पहला तो ऑनलाइन के थ्रू जो है फॉर्म भरा जाता है। पहले का टाइम था जब ऑफलाइन लोग जो है वो फॉर्म भरते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। केवल ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा थ्रू यूपीएससी वेबसाइट। यूपीएससी वेबसाइट कौन सी है ये इसमें मेंशन्ड है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जा करके आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले ओटीआर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आप उसके अंदर मान लो आपने ओटीआर किया और उसके अंदर आपकी कोई गलती हुई तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो लास्ट डेट क्या है मॉडिफिकेशन करने की? तो वो है 21 मई। ये ओटीआर के अंदर मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, ना कि एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन भी होते हैं, ठीक है, और पहले नहीं होते थे लेकिन अब ये होने लग गया, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब मान लो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है तो उसके बाद अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो वो 7 दिन के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। 15 मई से लेकर के 21 मई तक आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर अगर कोई गलती है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या किसी तरह का और मिस्टेक हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपका विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और आप ये चाह रहे हो कि मैं अब मतलब नहीं देना चाहता या मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन जो है वो CAPF एग्ज़ाम के अंदर अवेलेबल नहीं है। CSC के अंदर शायद होता है बट CAPF के अंदर नहीं है। देन उसके बाद कैंडिडेट्स को क्या क्या डिटेल्स है वो चाहिएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ़ोटो ID कार्ड। अब वो कोई भी हो सकता है जो भी आपने भरा, बट एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मेंशन्ड है इसके अंदर, ये ID कार्ड आपके पास हो सकते हैं और ये फ़ोटो ID कार्ड आपको अपलोड भी करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये फ़ोटो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए फ्यूचर रेफरेंसिंग के लिए ना। वही लास्ट डेट बताई गई है। लास्ट डेट कब तक है? 14 मई 2024 एंड 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक। ठीक है, अब उसके बाद पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो पेपर 1 है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और कितनी होती है, तो वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन यूजुअल पैटर्न यही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वेश्चन पेपर जब आता है तब उसमें लिखा होता है। ठीक है, देन अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? तो अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए या कुछ भी पूछना है तो यूपीएससी के कुछ फ़ोन नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल कर सकते हो, ये टाइमिंग बताई हुई है। देन उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि मोबाइल फ़ोन बैन है एक्सेट्रा वगैरह, वो सब आपको पता ही है। अब उसके बाद है फोटोग्राफ को अपलोड करना। ये बड़ा ध्यान से सुनना। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, लाइक SSC बैंकिंग के अंदर, जब आप फ़ोटो अपलोड करते हो उस फोटो में कुछ गलतियाँ होने की वजह से आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और जहाँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है वहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो आप सोच लो पूरा 1 साल ख़राब हो गया। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये पहले नहीं होता था बट इस बार मैंने पहली बार शायद ये देखा है कि यूपीएससी के किसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोटोग्राफ के बारे में क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट की जो फ़ोटो है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप आज फॉर्म भर रहे हो तो इसमें, या फिर जिस दिन स्टार्टिंग है, मतलब आज नहीं, जो स्टार्टिंग डेट है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, इससे पहले 10 दिन पहले तक ये आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ पहले नहीं होती थी लेकिन इस बार मैंने पहली बार देखा है नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ कि जो फ़ोटो है उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ हो एज वेल एज़ जो डेट लिखी हुई है, जिस डेट को फोटोग्राफ खींची है।
ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान से सुनना कि जो फ़ोटोग्राफ है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, उस फ़ोटोग्राफ के ऊपर आपका नाम प्रॉपर मेंशन हो, उसके साथ साथ आप जो डेट है वो भी मेंशन हो, जिस डेट को फ़ोटोग्राफ खींची गई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका जो फेस है वो फ़ोटोग्राफ में 3/4 ऑफ द स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ये तो खैर 3/4 ऑफ द स्पेस ये तो जो फोटोग्राफर है वो अपने आप देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी जब भी आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद या पर्सनैलिटी टेस्ट देने या फिजिकल मेडिकल देने जाओगे तो ये फ़ोटोज़ मैच की जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को ज़रूर ध्यान से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्योंकि फ़ोटो की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपका लास्ट अटैम्प्ट हो, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भारी आपके लिए पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। एसएससी में होता है, बहुत लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्म। किसी ने चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवा दी और वो लगा दी, लेकिन चश्मा एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो इस वजह से फ़ोटो जो है मतलब एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि लाइक आपने क्वेश्चन पेपर मतलब को एग्ज़ाम दे दिया, अब आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ क्वेश्चन में कुछ गलती हैं, तो उस चीज़ के लिए आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हो। और ये 7 दिन की विंडो होती है, ये जब खुलेगी तब आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी गलती वगैरह है तो उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन मेड कर सकते हो थ्रू यूपीएससी वेबसाइट, जिसमें ये लिंक जो है साफ साफ बताया हुआ है। तो ये बाद की बातें अभी की नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखो कि ये ऑप्शन भी आपके पास होता है कि आप क्वेश्चंस के प्रति रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगली चीज़ जो यूपीएससी के द्वारा मेंशन की गई है वो ये है कि जो सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन है ये बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल है, मतलब दोनों को इक्वल कंसिडर करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो और जेंडर बैलेंस को प्रमोट करने के लिए यूपीएससी जो है फीमेल कैंडिडेट जो है उनको भी एनकरेज करती है ताकि वो ये फॉर्म भरे। अब उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। देखो, आप सभी जानते हो कि इस साल जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है वो देखने को मिली है। टोटल आप देख सकते हो 506 वैकेंसीज, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो 2020 के अंदर वैकेंसी थी 209, 2021 के अंदर, ठीक है, वैकेंसी थी 159, ठीक है 159। 2022 के अंदर वैकेंसीज थी 232, ठीक है। और अभी ये 2023 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो भी काफ़ी कम थी, ठीक है। और 2024 के अंदर जो वैकेंसी है वो देख सकते हो 506, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। सोचो बीएसएफ के अंदर 186 है और जब हमने दिया था तब 159 टोटल थी, यहाँ पे बीएसएफ में ही 186 है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बीएसएफ में कितनी? 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ के अंदर 100, सीआईएसएफ के अंदर 100 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है सीआईएसएफ के अंदर। पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप सीआईएसएफ के अंदर आना चाहते हैं और सीएपीएफ के अंदर मतलब सीआईएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो बनना चाहते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, बिकॉज इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी देखने को मिलेगी, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स। बाकी 3-4 साल बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज़, और बहुत मैं पहले बोल चुका हूँ बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती है उतना ज़्यादा चांस आपका सिलेक्शन का बढ़ जाता है, क्योंकि रिटर्न में जहाँ 2000 लोग सेलेक्ट होने थे वहाँ अब 4000 लोग सेलेक्ट होंगे। फिजिकल मेडिकल में ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू ज़्यादा लोग अटैम्प्ट करेंगे, तो इसलिए आपके चांसेस भी हाई हैं, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप अपनी सिटी देख के फॉर्म भर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन सेंटर की अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट होगी, जो पहले भरेगा उसको पहला सेंटर जो है मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लास्ट डे भर रहे हो और आपका सेंटर दिल्ली है, दिल्ली ख़त्म हो जाए तो आपको फिर आसपास के कोई दूसरे सेंटर जो है वो भरने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा लेट मत करना लास्ट तक। देन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये लोगों को डाउट रहता है ये इसमें हमेशा, तो इसको ध्यान से सुनना, इसको जो है बहुत ध्यान से सुनना। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के बारे में बता रखा है कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जो कि सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जो कि सीएपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी का एनसीएल, अब जो ओबीसी होगा उसको पता होगा कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसको प्रेजेंट करना है, मतलब उसको यूपीएससी को देना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू ही अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब, ठीक है। तो कौन कौन से ईयर का होना चाहिए वो एनसीएल? 2023-24, 22-23 एंड 21-22 ये फाइनेंशियल ईयर्स है। लेकिन इस सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है एनसीएल जब बनवाने जाओगे तो पिछले 3 साल के डेटा को ही लेगा, तो यानी कि ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। डेट ध्यान रखो कि किस डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डेट साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद बना हो, और अपनी जो क्लोजिंग डेट है
उससे पहले बनाओ, ठीक है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो 1/4, ठीक है, 1/4/24 से लेकर के आपका 14/5/24 के बीच में बनाओ, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/24 से लेकर के 14/5/24 के बीच में बनाओ। अगर ये क्राइटेरिया आपका सर्टिफिकेट फुलफिल करता है तो ही आप ओबीसी कैंडिडेट में काउंट होंगे, अदरवाइज ओबीसी कैंडिडेट आप नहीं काउंट होंगे, ठीक है। आपका कैंडिडेचर जो है वो जनरल में काउंट किया जाएगा। फिर समझ रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले यूपीएससी क्या करती थी कि जो 1 अप्रैल वाली डेट है ना वो काउंट नहीं होती थी, ठीक है। आपका मान लो 31 मार्च को भी बनाया ना तो भी चलेगा। लेकिन ये पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि यूपीएससी ने ये डेटा जो है वो चेंज कर दिया और डेट जो है वो फिक्स कर दी कि 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद बना हो और 14 मई 2024 से पहले बनाओ। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल है तो ही एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना। अगर आपका सर्टिफिकेट एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास है वेल एंड गुड, जो कि आपने 1 अप्रैल के बाद बनवाया, अगर नहीं है तो फटाफट बनवा लो, बिकॉज 14 मई लास्ट डेट है और उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए जितनी जल्दी बनवाओगे उतना बेटर है, ठीक है। सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैटेगरी, तो ये क्या बोलता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ये बोलते हैं कि आपको किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर अपने आप को शिफ्ट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है और आप किसी दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पहले ही बता दिया है। दूसरा, अगर कोई भी एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, मान लो एक ओबीसी कैंडिडेट है और वो ड्यूरिंग प्रोसेस ये बोलता है कि मुझे दूसरी कैटेगरी के अंदर ट्रांसफर होना है, लाइक एससी कैटेगरी के अंदर या एसटी कैटेगरी के अंदर या ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है, आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर जो है अगर कोई भी एक पर्सन है जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जाना चाहता है, वो भी अलाउड नहीं है, बट कब, अगर वो जनरल मेरिट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, पहला, और दूसरा जब वो फाइनल मेरिट जो है उसके बाद ये बात बोल रहा है। अगर आप मान लो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और कुछ मिस्टेक की वजह से आप जनरल में शिफ्ट होना चाहते हैं, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस तो हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये और ये मतलब नहीं होता, तब नहीं होता जब आप जो है जनरल मेरिट को क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है, तब अलाउड नहीं है चेंज करना, ठीक है। देन सिमिलरली फॉर ईडब्ल्यूएस, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को कब से कब का सर्टिफिकेट चाहिएगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डाउट्स पूछते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कब से कब तक का होगा, वो 1 अप्रैल 2024 को बना हो या उसके बाद बना हो, और 14 मई 2024 से पहले पहले बना हो, ठीक है। यानी कि आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 के बीच में अगर आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर बना है तो ये चलेगा, अदरवाइज़ आपका नहीं चलेगा। चाहे वो 14 मई के बाद बना होगा तो पोस्ट डेटेड है, नहीं चलेगा, और अगर 1 अप्रैल से पहले बना हुआ है, चाहे एक दिन पहले क्यों ना बना हो, वो प्री डेटेड है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये टाइम फ्रेम डेट जो है वो दी हुई है, इसी डेट के अंदर बनवा लो। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने फरवरी में बनवाया था सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो नहीं चलेगा। फरवरी वाला जो है वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, तो अब नया आपका 1 अप्रैल के बाद बनेगा, ठीक है। तो ये बनवा लेना अपना सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो ये मैं आपको बता दूं, नेशनैलिटी आपको पता ही है क्या होनी चाहिए, और ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि बहुत फीमेल एंड मेल कैंडिडेट दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई रिजर्वेशन भी नहीं है मेल और फीमेल के बीच में। लाइक होता है ना कि 20% सीट्स या 30% सीट्स रिजर्व है फॉर वुमेन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर सारी की सारी गर्ल्स सेलेक्ट हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बॉयज सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट के बारे में कि कब से कब तक जो है आप ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एक कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और ये कहाँ से काउंट होगा, ये होगा 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप 1 अगस्त 2024 को रेफरेंस माने और आप फॉर्म भर रहे हैं, तब तक आपकी एज 20 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो 2 अगस्त 1999 के बाद पैदा हुए हो, ठीक है, और 1 अगस्त 2024 से 2004 से पहले पैदा हुए हो, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ
2 अगस्त 1999 के बाद है और 1 अगस्त 2004 से पहले है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो फॉर जनरल कैटेगरी। देन उसके बाद आती है ओबीसी, ठीक है। उसके बाद आती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट्स इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है, इसी एज लिमिट के अंदर। देन जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम एज क्राइटेरिया है जो कि जनरल के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। वो कितना है, 5 ईयर्स का, ठीक है। और ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन उसके बाद अगला क्या बोल रहा है कि कोई एक कैंडिडेट मान लो ऐसी सिचुएशन है कि वो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और वो ओबीसी भी है, तो यहाँ पे जो उसका रिजर्वेशन होगा ना वो क्यूमुलेटिव काउंट होगा, ठीक है। यानी कि उनको 3 साल तो ओबीसी की वजह से रिलैक्सेशन मिल गए और 5 साल उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट होने की वजह से रिलैक्सेशन मिल गया, तो टोटल 8 साल का रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो होगी 25 + 8 यानी कि 33। वो 33 तक दे सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। देन उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मुझे एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। आप ये पैराग्राफ के अंदर मेंशन्ड है, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो है डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि डेट ऑफ बर्थ कौन सी एक्सेप्ट होगी। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि अपना मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो मेंशन होती है, वो कंसिडर की जाती है। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब 10th क्लास का जो आपका जो मार्कशीट होती है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही मानी जाती है मेनली। देन उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो सबमिटेड की जाएगी, एक बार जो डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर दिया आपने वो डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज नहीं होगी, मतलब उसको, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं करा सकते उसके अंदर। देन उसके बाद है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है। तो सबसे पहला क्या है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप अगर एक ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, इस फॉर्म को, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो लोग पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर है, सर हम सेकंड ईयर के अंदर है, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात होती है, इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर साफ साफ लिखा गया है, अगर कोई कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर के अंदर है तो उसका फाइनल रिजल्ट रिटर्न एग्ज़ाम के बाद और DAF हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट होती है उससे पहले पहले आ जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर हूँ और मेरे एग्ज़ाम हुए अगस्त के अंदर, अब मेरा रिटर्न एग्ज़ाम भी अगस्त के अंदर है, मेरा हो गया और मेरा क्वालिफाई हो गया। अब आ गया DAF आते आते आपका सितंबर या फिर अक्टूबर आ जाता है। सितंबर एंड मान के चलो, सितंबर एंड तक DAF आ गया। अब मेरा अगर फाइनल रिजल्ट इस DAF की क्लोजिंग डेट, मान लो DAF की क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर, अगर मेरा फाइनल रिजल्ट जो मेरा जो ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट है अगर वो 30 सितंबर से पहले पहले नहीं आया तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा, मेरा कैंडिडेचर यहीं कैंसिल हो जाएगा। बट अगर मेरा फाइनल रिजल्ट ये 30 सितंबर से पहले पहले आ गया तो मैं आराम से अपनी जो डिटेल्स है वो उस DAF के अंदर भर पाऊंगा और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ मेंशन की गई है कि कोई भी कैंडिडेट जो है अगर फाइनल ईयर के अंदर है और वो अप्लाई कर रहा है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो DAF से पहले पहले आ जाना चाहिए क्लोजिंग डेट। रिटर्न एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद DAF भरने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स डालोगे फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वो DAF है, उससे पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद एक अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रीअपीयरेंस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि कोई कैंडिडेट जो फाइनली सेलेक्टेड हो गए हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा एग्जाम दे करके अपनी सर्विस को इंप्रूव करूँ, ऐसा CAPF में नहीं होता। जैसे सिविल सर्विसेज में होता है कि कोई सेलेक्ट हो गया IPS बन गया, वो दोबारा एग्जाम दे करके IAS बन सकता है। बट CAPF में मान लो आप ITBP में सेलेक्ट हो गए और आप चाहते हो कि आपको CISF मिल जाए, आप दोबारा एग्जाम दो, ये नहीं होता। यानी कि जो कैंडिडेट एक बार फाइनली रिकमेंड हो गया वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता CAPF का, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। देन उसके बाद है NCC सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि सर NCC C और NCC B सर्टिफिकेट है मेरे पास, इसका क्या बेनिफिट है। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास NCC B और C सर्टिफिकेट था वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है कि सर्टिफिकेट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, डिज़ायरेबल है। अब डिज़ायरेबल क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे हो सकता है एनसीसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाए और आपको एक आध क्वेश्चन का फ़ायदा मिल जाए। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एनसीसी सर्टिफिकेट होने की वजह से आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगली चीज़ है फ़ी के बारे में बता दूँ, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं या फिर बाकी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस है 200 रुपीज़। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस है 0। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फ़ी जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये पढ़ सकते हो, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं और शेड्यूल ट्राइब वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए कोई भी फ़ी जो है उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपीज़ फ़ीस जो है वो देखने को मिलती है। बाकी लास्ट डेट टू मॉडिफाई द फॉर्म, मॉडिफाई दी OTR, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, कि कब तक आप जो है वो डेट जो है मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को या फिर OTR को, वो आप देख लेना। देन उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, अब क्या ये जो हार्ड कॉपी आई है क्या ये मेरे को यूपीएससी में सबमिट करनी है? तो नहीं, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी। ऑनलाइन प्रोसेस है, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपके पास जो फॉर्म जनरेट हो गया वही आपके पास रहेगा। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको कुछ ऑफलाइन जा करके कहीं भी सबमिट नहीं करना होता। ठीक है, देन उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया। लास्ट डेट क्या आपकी 14 मई 2024 एंड शाम को 6 बजे तक। इससे पहले आपको फॉर्म जो है वो भर देना है। देन उसके बाद आपकी अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है सर्विस एलोकेशन। सर्विस एलोकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। पहला मेरिट लिस्ट, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी जो रैंक होगी वो उस बेसिस पे, और दूसरा आपने क्या सर्विस प्रेफरेंस थी वो डाली थी जब आप DAF भरोगे। रिटर्न एग्ज़ाम करने के बाद आपका DAF आता है, वो DAF जब आप भर दोगे उस DAF के अंदर जो डिटेल होती है उसमें आप सर्विसेज जो है वो भरोगे कि कौन सी फोर्स है वो आपको चाहिए, तो उस बेसिस पे आपको सर्विस एलोकेशन होता है। देन उसके बाद आपकी अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि प्रोसीजर क्या है, जो एग्ज़ाम है इसका प्रोसीजर क्या है। देखो, प्रोसीजर में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर होता है फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर होता है आपका इंटरव्यू। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता ही होगा, पेपर 1 होता है, पेपर 2। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव। ठीक है, पेपर 2 क्या है? सब्जेक्टिव। ठीक है, पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होता है और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। बाकी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, ज़्यादा डिटेल में चाहिए कि रिटर्न एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, जो कि काफ़ी ग्रो करने वाली वीडियो है। तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हो। पूरा प्रोसीजर उसके अंदर ठीक से मैंने एक्सप्लेन किया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका पेपर 2 का मीडियम क्या होगा। तो आपने मान लो मीडियम डाल दिया हिंदी, तो आपको पेपर 2 हिंदी में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जा कर के अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश में लिख दो, फिर वो आपका काउंट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप एग्ज़ाम फॉर्म में मीडियम भरोगे उसी मीडियम के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप क्या मीडियम डाल रहे हो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, देन उसके बाद है अगली डिटेल्स है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर रेस है, 800 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। ये मेल्स के लिए इतनी क्राइटेरिया, फीमेल्स के लिए इतना क्राइटेरिया है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको ठीक से आप पढ़ लेना एक बार। वैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं बता दूँ, शॉर्ट पुट पहले जो है ना, मतलब मेरे टाइम तक शॉर्ट पुट में क्या होता था, एक ही चांस मिलता था, लेकिन अब जो है वो 3 चांसेस जो है वो यूपीएससी दे रही है। ठीक है, यानी कि देखो आप यहाँ देख सकते हो कि शॉर्ट पुट के अंदर आपको कितने चांस मिलेंगे, 3 चांसेस। और फीमेल जो है उनके लिए कोई शॉर्ट पुट नहीं होता। ठीक है, फीमेल के लिए कोई शॉर्ट पुट नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके अंदर 150 मार्क्स का देखने को मिलता है। और जब आपके मार्क्स जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे केवल पेपर 1 और पेपर 2 के एंड इंटरव्यू के। फिजिकल मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं होते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, देन उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन और मेरिट वो मैंने बता दिया कैसे होगा। और ये आपका सिलेबस बता रखा है कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। इसके ऊपर भी मैं काफ़ी एक डिटेल वीडियो जो है बना चुका हूँ कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। पेपर 2 का क्या सिलेबस है उसके ऊपर भी काफ़ी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि क्या सिलेबस है, कौन सी बुक लिस्ट है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। मतलब सिलेबस, बुक लिस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, देन उसके बाद है कि आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशंस कैसे डालेंगे, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही, कहाँ से भरोगे। और ये ब्लैक बॉल पेन आपको पता ही है, OMR शीट वगैरह फिल करते वक्त आपको पता होगा, नहीं तो बाद में आपको पता चली जाएगा जब आप पहली बार दोगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, मैंने बताया था भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात हो गई है।
फिर आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 क्राइटेरिया है। हाइट में मेल के लिए मिनिमम हाइट कितनी है, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कितनी है 157 सेंटीमीटर। देन उसके बाद चेस्ट मेल के लिए कितनी होती है 81 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन आना चाहिए। अब वेरएस फीमेल के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। देन वेट जो है वो मेल के लिए मिनिमम कितना है 50 kg, फीमेल के लिए मिनिमम है 46 kg। बाकी आपका वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए उसके लिए एक हाइट, वेट, एज चार्ट आता है, जो किसी नोटिफिकेशन में लास्ट में मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है। देन उसके बाद आपकी मेडिकल में आई साइट चेक होती है। आई साइट का क्या सीन है कि आपकी आई या तो दोनों आई 6/6 हो, मतलब एक आई 6/6, एक आई 6/12, ये एक्सेप्टेबल है, या फिर दोनों की दोनों आई 6/9 हो। अगर ये चीज़ है तो चल जाएगा, इसके अलावा कुछ हो रहा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी आप लासिक के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, लासिक करा सकते हैं, लेकिन लासिक के लिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कॉर्नियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, एक्सियल लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने लासिक कराया है तो वो लासिक एटलीस्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए, यानी कि जिस दिन आप मेडिकल दोगे उससे पहले 6 महीने पहले आपने लासिक कराया होगा तो चल जाएगा। उसके बाद अगर कराया होगा, मान लो आपका 3 महीने पहले कराया, नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे डॉक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद ये बाकी इन्फॉर्मेशन है मेडिकल के रिलेटेड जो कि आप एक बार पढ़ लेना, कैरिंग एंगल, ईयर, नोज़, नेक, टीथ, ठीक है, स्किन डिजीज़ एक्सेट्रा। बाकी कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, क्या होना चाहिए तो वो आप एक बार देख लेना। टैटू के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है कि टैटू में क्या कंटेंट होना चाहिए और क्या लोकेशन होनी चाहिए, मतलब कौन सी लोकेशन पे टैटू होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, कौन सी पे नहीं होगा, और कितने साइज़ का टैटू होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, कितने का नहीं होगा, का क्या उसका कंटेंट होगा तो एक्सेप्टेबल होगा या फिर नहीं होगा, वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल के रिगार्डिंग जो कि आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो एज़ पर द गाइडलाइंस होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई भी कैंडिडेट है उसको या तो फिट या फिर अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। मान लो जो कैंडिडेट फिट डिक्लेयर्ड है उसका तो हो गया क्लियर, वो अपना इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है। बट अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, देन उसका रिव्यू मेडिकल होगा, यानी कि री मेडिकल होगा। लेकिन वो री मेडिकल जो पहले होता था ना 45 डेज़ 30 डेज़, वो सब नहीं है, अगले दिन ही री मेडिकल होगा, ठीक है। साफ साफ लिखा है, प्रेफरेबली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने क्या बोला कि अगर आपका मान लो मेडिकल हुआ आज और आपको फिट डिक्लेयर कर दिया तो आप ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। बट आपको अनफिट डिक्लेयर कर लिया तो अब आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप ठीक ठाक करा के आओ जो भी कमी आती, और उसके बाद आप रीमेडिकल दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका रीमेडिकल अगले दिन ही होगा, यानी कि कल जो है आपका रीमेडिकल जो है वो हो जाएगा और उसको आपको क्वालिफाई करना है। रीमेडिकल के अंदर केवल वही चीज़ चेक की जाएगी जिस बेसिस पे आपको रीमेडिकल मिला है। लाइक मेरे को आई के ऊपर रीमेडिकल मान लो मिला है तो मेरी आई चेक होगी, फुल बॉडी चेकअप जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ रीमेडिकल के बारे में। तो इसीलिए किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का लासिक नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पहले ही ठीक कर लो। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे देखा है जो वेट की वजह से बाहर हो गए, पेपर 1 में 190 180 मार्क्स लाने के बाद भी वो री मेडिकल में बाहर हो गए बिकॉज ऑफ द वेट। 8 किलो ज़्यादा था, 10 किलो ज़्यादा था, इसलिए वेट ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो कि आपको मेडिकल में बाहर कराएगा। बाकी चीज़ें तो आप ठीक भी नहीं करा पाओगे, लेकिन वेट को ठीक करा सकते हो। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, अभी से लग जाओ उस वेट को घटाने के अंदर। जितनी जल्दी वेट को कम कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा और री मेडिकल से बचोगे। बिकॉज एक दिन के अंदर अंदर अगर मान लो आपका 10 किलो ज़्यादा है, 12 किलो ज़्यादा है, एक दिन के अंदर तो घटा ही नहीं पाओगे उस चीज़ को, इसलिए फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी वेट आपका होना कितना चाहिए तो ये चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेल के लिए कि आपकी ये हाइट है, आपकी इतनी हाइट हो, आपकी इतनी हाइट हो या आपकी एज हो तो आपका वेट कितना होना चाहिए, इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देन उसके बाद इन दी एंड क्या है, कुछ परफॉर्मा बताए हुए हैं कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉयड पर्सोनल है तो उसको ये भर के देना है यूपीएससी को, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसको ये भर के देना होगा। तो ये सारी डिटेल्स थी यूपीएससी सीएपीएफ 2024 एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको लगता है किसी भी तरीके का आपका कोई डाउट रह गया या कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई, कोई चीज़ मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और इन दी एंड मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से वीडियो जो है वो नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स एज वेल एज थोड़ा शेड्यूल भी काफ़ी टफ है, काफ़ी हेक्टिक है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता उतना। तो बट इस बार मैंने कोशिश की कि एक वीडियो जो है वो बनाई जाए और नोटिफिकेशन जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर कहूँगा 506 वैकेंसी आने वाले 3-4 साल में दोबारा नहीं आने वाली, तो इसका यूटिलाइजेशन करो और अपना फुल एफर्ट, फुल मेहनत लगाओ। डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ मतलब इतना कोई टफ़ नहीं है। बाकी मेरे चैनल पे आपको
मोर देन 150 वीडियोज़, 180 वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसके अंदर पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल, मेडिकल, डेफ, पर्सनैलिटी टेस्ट, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आप वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।